दोस्तों, आज का ये रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा एक ऐसा संयोग है जिसके होने की संभावना 1 करोड़ में एक बार होती है। कैसे दो जहाज हवा में आपस में टकरा जाते हैं, क्यों 380 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 380 मरने वाले लोगों में से एक लड़के के फादर उस घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं और जिस खेत में वह प्लेन गिरा था उस पूरे खेत को 100 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर कर देते हैं। न्यू एपिसोड के वीडियोस में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। ये साल 1996 की बात है। 12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब एयरलाइन की एक फ्लाइट जद्दा के लिए उड़ान भरती है। ये एक बोइंग 747 जहाज था। इस प्लेन में 289 यात्री और 23 क्रू मेंबर मौजूद थे। कुल मिलाकर 312 इंसान इस प्लेन में उस समय मौजूद थे। इसमें ज्यादातर वो यात्री थे जो इंडिया से खाड़ी देशों में पैसा कमाने के लिए जा रहे थे। एक दूसरा मालवाहक विमान दोपहर 3:57 पर कजाकिस्तान के शिमकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है। इस विमान में पायलट और क्रू मेंबर समेत 37 लोग मौजूद थे जो सेंट्रल एशिया के ऊन के व्यापारी थे। ये सब व्यापारी इंडिया में ऊन खरीदने के लिए आ रहे थे। ये सब यहाँ से ऊन खरीदकर उसके प्रोडक्ट तैयार करवाते थे और फिर उन्हें पूरी दुनिया में बेचकर मुनाफा कमाते थे। उस दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वी.के. दत्ता अपनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ड्यूटी पर मौजूद थे। सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट को वी.के. दत्ता टेक ऑफ करने का सिग्नल दे देते हैं। फ्लाइट रनवे पर दौड़ती हुई टेक ऑफ कर जाती है। फ्लाइट कैप्टन वी.के. दत्ता को बताते हैं कि वो अब 9000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और साथ ही साथ 14000 फीट पर जाने की परमिशन भी मांगते हैं। वी.के. दत्ता सऊदी फ्लाइट कैप्टन को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। दूसरी तरफ जो विमान कजाकिस्तान से आ रहा था वो भी अब दिल्ली के नजदीक पहुंच चुका था। ये प्लेन 15000 फुट की हाइट पर फ्लाई कर रहा था। कजाक फ्लाइट को लैंड करना था और सऊदी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। दोनों फ्लाइट्स के बीच 1000 फीट वर्टिकल हाइट को मेंटेन करके रखा जाता है। एटीसी से वी.के. दत्ता दोनों फ्लाइट कैप्टन के संपर्क में थे। रडार डिस्प्ले पर दोनों फ्लाइट आमने सामने दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे ये एक दूसरे के नजदीक आती जा रही थी और इन्हें एक दूसरे को क्रॉस करना था। जब ये फ्लाइट एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं तभी एकदम से ये फ्लाइट रडार से गायब हो जाती हैं। वी.के. दत्ता ये सब देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई अनहोनी हो गई है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, चरखी दादरी। उस दिन वहां के लोगों को शाम को आकाश में एक बहुत तेज चमक दिखाई देती है और साथ ही साथ एक धमाका भी सुनाई देता है। सारा आसमान लाल रोशनी से भर जाता है। कुछ देर में ही आसमान से प्लेन के जलते हुए हिस्से यहाँ वहाँ गिरने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एविएशन रूल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्लाइट्स का रास्ता पहले से ही निर्धारित होता है कि उन्हें अपने सफर के दौरान किस पाथ से जाना है, किस पाथ को फॉलो करना है और कितनी हाइट को मेंटेन करके रखना है। जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं उन्हें अपनी हाइट 15000 फुट पर रखनी होती है और फ्लाइट के इर्द गिर्द 14 किलोमीटर का गैप रखा जाता है। इन सब बातों को ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर करता रहता है। यदि कोई पायलट अपनी हाइट को कम या ज़्यादा करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत उस पायलट से कांटेक्ट करती है और उनसे हाइट को कम या ज़्यादा करने का कारण पूछता है। ये सब इसलिए जरूरी होता है ताकि हवा में जितने भी प्लेन फ्लाई कर रहे हैं वो सब सेफ रहें। एटीसी को हर फ्लाइट की पोजीशन रडार पर दिखाई देती रहती है। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद सऊदी अरब वाले विमान ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया था और उसने अपनी हाइट को 14000 फीट से 15000 फीट कर दिया था, जिस हाइट पर कजाक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था। मगर बाद में जब दोनों फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया तब जाकर पूरा खुलासा हो सका कि आखिर उस समय दोनों प्लेनों में क्या चल रहा था। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के मुताबिक सऊदी फ्लाइट 14000 फीट की ऊंचाई पर ही अपनी हाइट मेंटेन किए हुए था। इसका मतलब ये था कि जो हादसा हुआ था वह 14000 फीट की ऊंचाई पर ही हुआ था, ना कि 15000 फीट की ऊंचाई पर हुआ था।
कजाक फ्लाइट 15,000 फीट से 14,000 फीट पर आ गई थी और जिस वजह से वह सऊदी प्लेन से टकरा गई थी। मगर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कजाक फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें रिकॉर्डिंग में एटीसी कंट्रोलर वी के दत्ता कजाक फ्लाइट के कप्तान को 15,000 फीट की हाइट पर रहने को बोल रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। मगर कजाक फ्लाइट के कप्तान उनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। इसकी बजाय वो आपस में ही बातचीत कर रहे थे कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक है और यहाँ पर कितना टाइम लग जाता है लैंड करने में। एक और बात का खुलासा हुआ कि कजाक फ्लाइट के कप्तान को इंग्लिश ढंग से नहीं आती थी, इसलिए उस फ्लाइट में एक ट्रांसलेटर भी मौजूद था जो एटीसी से मिलने वाले संदेश को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसफर करके कैप्टन को बता रहा था। रिकॉर्डिंग सुनने से यह भी पता लग रहा था कि जो ट्रांसलेटर उस समय मौजूद था उसने मैसेज को ट्रांसलेट करने में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, क्योंकि एटीसी ने जब उन्हें 15,000 फीट की हाइट मेंटेन करने को कहा तो ट्रांसलेटर को लगा कि शायद ये इंस्ट्रक्शन किसी और प्लेन को दी जा रही है, ये इंस्ट्रक्शन हमारे प्लेन के लिए नहीं है। और कजाक फ्लाइट बिना सोचे समझे 1,000 फीट नीचे यानी कि 14,000 फीट पर आ गई थी। कजाक फ्लाइट्स की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि पहले भी उनके पायलट्स पर लापरवाही के इल्ज़ाम कई बार लग चुके थे। एक बार एक कैप्टन ने अपने बेटे को उड़ान के दौरान बीच में ही फ्लाइट का कंट्रोल दे दिया था और उस फ्लाइट कैप्टन का बेटा फ्लाइट को उड़ाने लग गया था। कुछ फ्लाइट्स के कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि कजाक फ्लाइट्स के कप्तान उड़ान के दौरान ही अपने कॉकपिट में वोडका पीना शुरू कर देते थे, जो कि एविएशन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ था। 1990 के दशक में एक ही फ्लाइट कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी प्लेन्स के आने और जाने के लिए एक ही पाथ को इस्तेमाल किया जाता था। प्लेन्स की वर्टिकल हाइट को एक दूसरे से 1,000 फीट रखा जाता था। ज़्यादा कोई सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आजकल तो दो रडार का इस्तेमाल किया जाता है। पहला रडार होता है प्राइमरी रडार, जो जमीन से अंदाजन प्लेन की लगभग सही दूरी और हाइट को बताता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी रडार, जो बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग बताता है कि कोई फ्लाइट कितनी हाइट पर मौजूद है और कितनी दूरी पर वो फ्लाई कर रही है। इस हादसे से सीख लेते हुए एविएशन इंडस्ट्री और अन्य देश की सरकारों ने बहुत कड़े नियम बना दिए थे, जिसमें सबसे पहला नियम तो यह था कि फ्लाई पाथ को चेंज किया गया। आने वाली फ्लाइट्स का रास्ता अलग था और जाने वाली फ्लाइट्स का रास्ता अलग था। दोनों के फ्लाइट्स के रास्ते को, पाथ को अलग किया गया था। फ्लाइट पायलट के लिए इंग्लिश मैंडेटरी कर दी गई थी, मतलब अब वही आदमी पायलट बन सकता था जिसे इंग्लिश प्रॉपर तरीके से आती हो। फ्लाइट के दौरान कैप्टन शराब नहीं पी सकता था, पायलट शराब नहीं पी सकता था, और ना ही अपने घरेलू मामलों को आपस में कॉकपिट के अंदर वो डिस्कस नहीं कर सकते थे। इस चीज़ की अनुमति नहीं थी। 1998 के बाद सभी एयरप्लेन्स में सेकेंडरी रडार को लगा दिया गया था और इसके साथ ही TCAS उपकरण को भी लगा दिया गया था, जो नज़दीक के प्लेन की हाइट और दूरी को कैप्टन को बता देता था। यदि कोई प्लेन किसी दूसरे प्लेन के नज़दीक भी पहुंच जाता था तो ये अलार्म बज उठता था, जिससे दोनों प्लेन्स के पायलट सतर्क हो जाते थे और वो अपनी हाइट और स्पीड को सेफ मेंटेन करके रखते थे। TCAS उपकरण फिट करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश था। उस समय इस उपकरण की कीमत बहुत अधिक थी और बहुत से देश तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, मगर बाद में धीरे धीरे यह सब देशों के प्लेन्स में ये उपकरण मैंडेटरी कर दिया गया। अब फिर से आ जाते हैं फिर इसी केस पर। सऊदी फ्लाइट में एक अरब शेख का बेटा भी सफ़र कर रहा था, जिसका नाम मोहम्मद जायद था। मोहम्मद जायद भी इस प्लेन हादसे का शिकार हो गया था और उसने भी अपनी जान इस प्लेन हादसे में गंवा दी थी। वो अपने पिता की इकलौती संतान था, इसलिए जब शेख को इस बात के बारे में पता चला, इस हादसे के बारे में पता चला, तो शेख सीधा इंडिया चला आया और उसने टिकाण गांव में जिस खेत में ये प्लेन गिरा था उस खेत को
खरीदने के लिए शेख ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर खेत के मालिक को दिया था, क्योंकि शेख चाहता था कि जहां पर उसके बेटे की मौत हुई थी वह उस जगह पर उसकी याद में एक म्यूजियम बनवाना चाहता था। मगर खेत के मालिक और पूरे गांव के लोगों ने ऐसा करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। आज भी वो शेख उस टिकाण गांव में हर साल नवंबर के महीने में अपने बेटे की याद में आता है। दोस्तों, यह इकलौता एक ऐसा केस है जो भारत के हवाई सीमा में हुआ था, जिसमें एयरप्लेन आमने सामने टकरा गए थे। इसके बाद सरकार ने इतने सख्त और कड़े कदम उठाए जिसकी वजह से आज तक भी कोई हादसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अपने प्यार भरे कमेंट्स करके बताना कि आपको आज का यह किस्सा कैसा लगा, और मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले शनिवार शाम 7 बजे फिर ऐसे ही किसी रोचक किस्से के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।